गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। होप यू ऑल गाइस आर फिट एंड फाइन। आप बिल्कुल स्वस्थ होंगे और आपकी पढ़ाई अच्छे से चल रही होगी। वार्षिक करंट अफेयर सीरीज में मैं अजीत तिवारी आप सब लोगों का जीएस बाय एटीएस हिंदी में स्वागत करता हूं। ये सीरीज आपके जितने प्रतियोगी परीक्षाएं हैं, यूपीएससी के प्रीलिम्स के साथ साथ यूपी पीसीएस, बिहार पीसीएस, झारखंड पीसीएस, सीडीएस, सीएपीएफ, ईपीएफओ, एसएससी, सीजीएल, इन सारे परीक्षाओं का कवरेज करेगा, क्योंकि हमने सिलेबस को, प्रोग्राम को, सीरीज को डिजाइन ऐसे किया है। तो आइए बिना वक्त गंवाए शुरू करते हैं ये महत्वपूर्ण रिपोर्ट, वैश्विक जोखिम रिपोर्ट 2023। पहला प्रश्न, रिपोर्ट जारी किस संस्था ने की, उसके स्थापक और कार्यकारी अध्यक्ष कौन है, इस संस्था ने और हाल ही के वर्षों में कौन कौन से महत्वपूर्ण रिपोर्ट जारी की है। वैश्विक जोखिम रिपोर्ट की बात करें तो आने वाले 2 वर्षों में कौन कौन सी विश्व के सामने गंभीर चिंताएं हैं और आने वाले 10 वर्षों में विश्व के सामने कौन कौन सी गंभीर चिंताएं हैं, एक एक करके सारी बातों को हम समझने का प्रयास करेंगे। हाल ही में विश्व आर्थिक मंच ने, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने वैश्विक जोखिम रिपोर्ट 2023 का 18वां संस्करण जारी किया, जिसमें विश्व से कहा गया कि विश्व अगले 2 वर्षों में प्राकृतिक आपदाओं और चरम मौसमी घटनाओं के लिए तैयार रहे। गंभीर चिंता का विषय है। हाल ही के वर्षों में हमने प्राकृतिक आपदाओं को, चरम मौसमी घटनाओं के बढ़ते हुए क्रम को देखा है, पाया है। यह WEF की रिपोर्ट, विश्व आर्थिक मंच की रिपोर्ट, दावोस के सम्मेलन 2023 में जो हुआ हाल ही में, उसके पहले ही जारी कर दी गई, ताकि हम थोड़े अलर्ट हो जाएं, जिसका शीर्षक कॉपरेशन इन अ फ्रेगमेंटेड वर्ल्ड है। अगर हम विश्व आर्थिक मंच के महत्वपूर्ण बिंदुओं पर गौर फरमाएं तो विश्व आर्थिक मंच क्या है, इसकी स्थापना कब हुई, इसका मुख्यालय कहां पे है, इसके संस्थापक कौन, कार्यकारी अध्यक्ष कौन है, और इसके कौन कौन से महत्वपूर्ण रिपोर्ट इसने जारी की, और किसी अन्य संस्था के साथ मिलकर इसने कौन सी महत्वपूर्ण रिपोर्ट जारी की, आइए एक एक पॉइंट को समझते हैं। विश्व आर्थिक मंच एक स्विट्जरलैंड की गैर लाभकारी एनजीओ एवं अंतरराष्ट्रीय संगठन है। इसकी स्थापना वर्ष 1971 में हुई। यह एक स्विस गैर लाभकारी अंतरराष्ट्रीय संगठन है, जिसका मुख्यालय स्विट्जरलैंड के जिनेवा में स्थित है। यह स्विट्जरलैंड के अधिकारियों द्वारा सार्वजनिक निजी सहयोग के लिए अंतरराष्ट्रीय संस्था के रूप में मान्यता प्राप्त है। एक एक पॉइंट को हम देखेंगे। अगर हम विश्व आर्थिक मंच के मिशन की बात करें तो इसके मिशन के महत्वपूर्ण बिंदुओं की चर्चा करें, आइए देखते हैं। फोरम वैश्विक, क्षेत्रीय और औद्योगिक एजेंडे को आकार देने के लिए राजनीतिक, व्यापारिक, सामाजिक व शैक्षणिक क्षेत्र के अग्रणी नेतृत्व को एक साझा मंच उपलब्ध कराता है। बहुत जल्दी ही मैं इस चैनल पे G20 के बारे में संपूर्ण रिपोर्ट, भारत की क्या लक्ष्य है और बदलते सिनेरियो पे एक कंप्लीट वीडियो लेकर आने वाला हूं। G20 एंड इंडिया क्या रहेंगे आप, ठीक। अगर इसके संस्थापक की बात करें विश्व आर्थिक मंच की, तो क्लाउस श्वाब इसके संस्थापक और कार्यकारी अध्यक्ष हैं। अगर रिपोर्ट की बात करें तो जारी किए वाली रिपोर्टों में ऊर्जा संक्रमण सूचकांक, एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स, वैश्विक प्रतिस्पर्धात्मक रिपोर्ट, ग्लोबल कॉम्पिटिटिवनेस रिपोर्ट, वैश्विक आईटी रिपोर्ट, ग्लोबल आईटी रिपोर्ट। तो हमें ये 3 महत्वपूर्ण रिपोर्ट याद रखना है, जो हम आने वाले दिनों में इस चैनल पर पढ़ेंगे, जिसकी जारी करने में WEF, विश्व आर्थिक मंच का ही योगदान है। और WEF
इनसीड के द्वारा और कॉर्नेल यूनिवर्सिटी के साथ मिलकर और कौन सी रिपोर्ट जारी करती है? वैश्विक लैंगिक अंतराल रिपोर्ट, ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट, ये भी पढ़ेंगे हम। जितने महत्वपूर्ण इंडेक्सेस रिपोर्ट है सब पे चर्चा होगी इसी चैनल पे। वैश्विक यात्रा और पर्यटन रिपोर्ट, ग्लोबल ट्रेवल एंड टूरिज्म और ग्लोबल रिस्क रिपोर्ट। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अगर आपको स्क्रीन पे कंटेंट इंग्लिश में चाहिए तो आप मेरे चैनल अजीत तिवारी सर एटीएस से जुड़ जाएं। इस चैनल पे आपको बोर्ड पे जो कंटेंट दिखेगा वो भी आपको हिंदी में और व्याख्या भी अधिकांशतः हिंदी में की जाएगी, ताकि हमारे हिंदी माध्यम वाले विद्यार्थियों की डिमांड पूरी हो पाए। ठीक, तो बहुत ध्यान से आप सोच के बताओगे। आइए पॉइंट को जल्दी से समराइज करते हैं कि इस रिपोर्ट के मुख्य बिंदु क्या है। क्या चार प्रमुख जो चिंता के मुद्दे हैं वो चार कौन कौन से हैं? क्या जैव विविधता के ह्रास को, क्या पारिस्थितिक तंत्र की अस्थिरता को टॉप 3 में या टॉप 5 में स्थान दिया गया है? क्या जलवायु परिवर्तन को कम करने में हम सफल हुए हैं या हम आज भी विफल हैं? जलवायु परिवर्तन की अनुकूलन की क्या सफलता हमें अर्जित हुई है, क्या हम वहां भी विफल हैं? हाल के वर्षों में कौन से 3 हरितगृह गैस चिंता का मुख्य कारण बना है? आइए एक एक महत्वपूर्ण बिंदु पे हम आपसे चर्चा करते हैं। तो बहुत ध्यान से आप ग्लोबल रिस्क रिपोर्ट के मुख्य पॉइंट्स को देखेंगे। सबसे गंभीर जोखिम, जलवायु परिवर्तन को कम करने में विफलता। हम यहां पे बहुत विफल हुए हैं। अतः पेरिस क्लाइमेट चेंज के द्वारा निर्धारित किए गए मानक को पूरा करने में हम पूर्णतः रूप से असफल हुए हैं। जलवायु परिवर्तन अनुकूलन की विफलता, यहां भी हम विफल हुए हैं। अगले दशक में दुनिया के सामने आने वाले सबसे 2 बड़े गंभीर जोखिम, ध्यान रखेंगे विद्यार्थियों, आने वाले समय में दुनिया के सामने आने वाले सबसे 2 बड़े गंभीर जोखिम, पहला जलवायु परिवर्तन को कम करने में विफलता, दूसरी जलवायु परिवर्तन अनुकूलन की विफलता। इसके बाद प्राकृतिक आपदाएं एवं चरम मौसमी घटनाएं, ये भी कम ना आके प्राकृतिक आपदाएं एवं चरम मौसमी घटनाएं तीसरा, और जैव विविधता का नुकसान, पारिस्थितिक तंत्र के पतन का भी जोखिम विद्यमान है। हम इस बात को स्पष्ट रूप से समझने का प्रयास करेंगे। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, वर्तमान में कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन और नाइट्रस ऑक्साइड ये वायुमंडल के स्तर पे रिकॉर्ड स्तर की ऊंचाइयों को छू रहा है। अगर हम क्योटो प्रोटोकॉल के द्वारा, जो कि यूएनएफसीसीसी के कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज तीसरा 1997 के द्वारा जो विश्व का पहला ग्रीन हाउस गैस के संबंधित प्रोटोकॉल था, हमने 6 ग्रीन हाउस गैस को चिन्हित किया है। कार्बन डाइऑक्साइड 1, मीथेन 2, N2O नाइट्रस ऑक्साइड 3, याद रखिएगा, ठीक, पर फ्लोरोकार्बन 4, हाइड्रोफ्लोरोकार्बन 5 और सल्फर हेक्साफ्लोराइड SF6 6। जल्दी से एक बार देखते हैं। मैंने कहा CO2, मीथेन, N2O, HFC हाइड्रोफ्लोरोकार्बन, जिसे आप सुपर ग्रीन हाउस गैस भी कहते हो, पर फ्लोरोकार्बन और SF6। इन 6 ग्रीन हाउस गैस में कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन और नाइट्रस अपनी चरम ऊंचाइयों को छू रहा है और एक अनुमान के आधार पे कुल भूमंडलीय तापमान का 66% का योगदान दे रहा है। इनकी बढ़ती हुई मात्रा उत्सर्जन प्रक्षेपक चक्र ये बता रहा है कि 1.5 डिग्री के
सेल्सियस तक जो हम तापमान सीमित करने की बात कर रहे थे, ये वैश्विक महत्वाकांक्षा हम बहुत कम संभावना है कि हम इसे प्राप्त कर पाए। जीवाश्म ईंधनों का जलना, वनों का नष्ट होना, ट्रैफिक द्वारा उत्सर्जन करना और उद्योगों द्वारा उत्सर्जन करना, ये कुछ प्रमुख कारण हैं। अगर हम इस बात को और समझें तो उत्सर्जन प्रक्षेप वक्र से इस बात की बहुत कम संभावना है कि वार्मिंग को 1.5 डिग्री सेल्सियस तक हम सीमित करने की वैश्विक महत्वाकांक्षा को हासिल कर पाएंगे। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, हमें बहुत ध्यान से एक एक बात को सुनना है, क्योंकि हर एक लाइन आपके परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण है। आने वाले 2 वर्षों में अगर हम 10 टॉप रिस्क को छोड़े 5 मेन देखें और आने वाले 10 वर्षों में 5 मेन पॉइंट्स को देखें, तो जीवन यापन की जो दर है, कॉस्ट है, वो काफी बढ़ने वाली है। प्राकृतिक आपदाएं, चरम मौसमी जो चरम मौसमी कारण है, ये बढ़ने वाला है। प्राकृतिक संसाधनों की क्राइसिस होने वाली है। हम क्लाइमेट चेंज को मिटिगेट करने में बुरी तरीके से असफल हुए हैं। तो ये हमारे कुछ महत्वपूर्ण कारण हैं। एक बात हमें समझना है, सिर्फ हमें आपस में बात करने से हम लक्ष्य को हासिल नहीं कर पाएंगे। अगर हमें लक्ष्य हासिल करना है, हमें पूरे ग्लोबल विलेज को, पूरे ग्लोबल फैमिली को वसुधैव कुटुंबकम के बात जो हमने G20 में कहा है, उसे हमें हर स्तर पर लागू करने की जरूरत है। विगत 30 वर्षों के वैश्विक जलवायु वकालत, बहुत ध्यान सुनिएगा, विगत 30 वर्षों के वैश्विक जलवायु वकालत और कूटनीति के बावजूद जलवायु परिवर्तन पर हम आवश्यक प्रगति के लिए घोर संघर्ष कर रहे हैं। जलवायु परिवर्तन को संबोधित करने के लिए जलवायु कार्रवाई पर विफलता 2011 की रिपोर्ट के शीर्ष जोखिमों में से एक है। आइए इन महत्वपूर्ण तथ्यों को देखते हैं। जलवायु कार्रवाई और जैविक विविधता क्षति। विश्व 30 वर्षों से वैश्विक जलवायु वकालत, ग्लोबल क्लाइमेट एडवोकेसी और कूटनीति के बावजूद जलवायु परिवर्तन पर आवश्यक प्रगति करने के लिए संघर्ष कर रहा है। जलवायु परिवर्तन को संबोधित करने के लिए जलवायु कार्यवाही पर विफलता 2011 के बाद से रिपोर्ट के शीर्ष जोखिमों में से है। 2013 में हमने वॉर्सो के पोलैंड कॉन्फ्रेंस में INDC या NDC की बात की। 2015 के पेरिस समझौते में हमने तापमान को नियमित करने की बात की। मानव इतिहास के दौरान किसी भी अन्य काल की तुलना में पारिस्थितिक तंत्र के भीतर जैव विविधता पहले से तेज गति से घट रही है। मैं साइड जा रहा हूं, आप रिपोर्ट को देखें। अगर एक बात जो मैं आपसे करने जा रहा हूं मेरे प्यारे विद्यार्थियों, बहुत ध्यान सुनना, लेकिन जलवायु संबंधी अन्य जोखिमों के विपरीत, बहुत ध्यान सुनना, जलवायु संबंधी अन्य जोखिमों के विपरीत जैव विविधता हानि और पारिस्थितिक तंत्र के पतन को अल्प अवधि में चिंता का विषय नहीं माना गया है। मैं इस लाइन को दोबारा रिपीट करूंगा। इसे आने वाले 10 वर्षों में 2033 तक सबसे चौथे गंभीर जोखिम के रूप में देखा गया है, लेकिन अभी 2 वर्षों के अंदर अल्प अवधि में चिंता का विषय नहीं माना गया है। सवाल बनता है, किसे नहीं माना गया है? जलवायु संबंधी अन्य जोखिमों के विपरीत जैव विविधता हानि और पारिस्थितिक तंत्र के पतन को अल्पा अवधि में चिंता का विषय नहीं माना गया। इसे लंबी अवधि में या अगले 10 वर्षों में चौथे सबसे गंभीर जोखिम के रूप में स्थान दिया गया है।
हम इसे याद रखेंगे। जैव विविधता की हानि होगी, पारिस्थितिक तंत्र की अस्थिरता होगी, खाद्य श्रृंखला, खाद्य जाल प्रभावित होंगे, पोषक तत्वों का चक्रण प्रभावित होगा, मृदा का अपरदन प्रभावित होगा, मृदा में जल की कमी होगी, मृदा में जल का असंतुलन होगा, वनस्पतियों का जीना दुर्बल होगा, और अतः जो जीव उन पे आधारित हैं, शाक भक्षी हैं, उनका जीवन मुश्किल होगा। पूरा इकोसिस्टम, पूरा पारिस्थितिक अनुक्रमण प्रभावित होगा, और ये अंततः पारिस्थितिक तंत्र की क्या होगी, पतन की मुख्य कारण बनेगी। हमें बहुत ध्यान से इन बातों को समझना था। अगर हम जलवायु समन की प्रगति का उत्क्रमण को देखें, भू राजनीतिक तनाव के कारण, ध्यान सुनिएगा, सामाजिक, आर्थिक और अल्पकालिक संकटों की वजह से सार्वजनिक तथा निजी क्षेत्रों में संसाधनों की बढ़ती मांग अगले 2 वर्षों में समन प्रयासों की गति, है ना, एवं पैमाने को और कम करने की तरफ अग्रसर है। कुछ मामलों में इसने अल्पा अवधि में, बहुत ध्यान सुनना विद्यार्थियों, कुछ मामलों में इसने अल्पा अवधि में जलवायु परिवर्तन समन पर प्रगति को उलट दिया है। आइए इस महत्वपूर्ण बिंदु को एक बार और देखें कि क्या चल रहा है इस रिपोर्ट में। जलवायु समन प्रगति का उत्क्रमण भू राजनीतिक तनाव के कारण, सामाजिक आर्थिक अल्पकालीन संकटों की वजह से सार्वजनिक तथा निजी क्षेत्र के संसाधनों की बढ़ती मांग अगले 2 वर्षों में शमन प्रयासों की गति एवं पैमानों को और कम करने की तरफ अग्रसर है। कुछ मामलों में इसने अल्पावधि में जलवायु परिवर्तन समन पर प्रगति को उलट दिया है। बहुत हमें इन सारी बातों को समझने की जरूरत है। एक उदाहरण दूंगा तो कैसे उलट दिया है, इस बात को समझ पाओगे। यूरोपीय संघ के हाल ही के लिए हुए निर्णय, ऑस्ट्रिया, इटली, नीदरलैंड और फ्रांस ने ऐसा क्या कर दिया कि हम ऐसी बात कर रहे हैं। आइए इसे देखते हैं। उदाहरण के लिए यूरोपीय संघ ने नए और विस्तारित जीवाश्म ईंधन के बुनियादी ढांचे एवं आपूर्ति पर न्यूनतम 50 बिलियन यूरो खर्च किए हैं। ऑस्ट्रिया, इटली, नीदरलैंड और फ्रांस सहित कुछ देशों ने कोयला आधारित विद्युत स्टेशनों का परिचालन फिर से शुरू किया है। ध्यान रहे, अभी हाल ही में मिस्र में हुए COP27 में, UNFCCC के COP27 में भारत ने कहा कि आने वाले वर्षों में चरणबद्ध तरीकों से हमें जीवाश्म ईंधनों को खत्म करना होगा। उनके जगह हमें नवीन ऊर्जा के विकल्प लाने होंगे। ये बात अलग है कि COP में इस भारत की मांग को खारिज एक सिरे से कर दिया गया। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, हमें सारी बातों को बहुत ध्यान से एक एक करके समझना है। मैं बहुत आपको एक बात बता दूं, इस चैनल पे मैंने आपसे कमेंट किया है तो मैं आपको एक एक रिपोर्ट, एक एक इंपॉर्टेंट कंटेंट आपके लिए लेकर आऊंगा। बस आप अपनी सिंसियरिटी, रेगुलरिटी बनाए रखें। क्या आशंकाएं हैं, क्या चेतावनियां हैं, आइए उस पर गौर फरमाते हैं। आशंकाओं की बात करें, चेतावनियों की बात करें कि भाई आने वाले अगले 10 वर्षों में, यानी वर्ष 2023 तक कौन कौन सी आपके सामने खतरनाक चेतावनियां आने वाली हैं। देखिए आप, नंबर 1, अगले 10 वर्षों में वर्ष 2033 तक जैव विविधता हानि। जैव विविधता पे हम खाद्य, फूड, चारा, फॉडर, मेडिसिन, दवाइयां, फाइबर जिनसे कपड़ों के निर्माण हो रहा है, फर्टिलाइजर, उर्वरक, इन अन्य चीजों के लिए निर्भर है। प्रदूषण बहुत ही दुखद,
प्राकृतिक संसाधनों की खपत, जलवायु परिवर्तन और सामाजिक आर्थिक कारणों के बीच अंतर संबंध के खतरनाक संयोजन के निर्माण की आशंका है। ठीक, तो जैव विविधता की हानि, प्रदूषण, प्राकृतिक संसाधनों की खपत, जलवायु परिवर्तन और सामाजिक आर्थिक कारणों के बीच अंतर संबंध की खतरनाक संयोजन के निर्माण की आशंका है। इसी बीच यूरोप में वैश्विक महामारी और युद्ध को ऊर्जा, मुद्रास्फीति और खाद्य संकट का कारण माना जा रहा है। बहुत महत्वपूर्ण है, अगले 2 वर्षों में वास्तव में जीवन यापन की लागत, कॉस्ट ऑफ लिविंग, अल्प समय में सबसे बड़ी, सबसे महत्वपूर्ण वैश्विक जोखिम हो सकती है। ये बड़ी गंभीर पॉइंट मैं आपको स्क्रीन पे दिखा रहा हूं। तो क्वेश्चन ये बनता है, प्रश्न ये बनता है कि भाई जलवायु परिवर्तन पर अंकुश लगाने में विफलता क्या इसका एक बड़ा वैश्विक जोखिम है? क्या इसके लिए दुनिया तैयार है? WEF के शोध में अधिकांशतः लोगों का 70% उत्तरदाताओं का क्या मानना था? इन महत्वपूर्ण तथ्यों पे आइए गौर फरमाते हैं। जलवायु परिवर्तन पर अंकुश लगाने में विफलता एक बड़ा वैश्विक जोखिम है जिसके लिए दुनिया तैयार नहीं है। और ध्यान रहे, जलवायु परिवर्तन, क्लाइमेट चेंज के कारण प्राकृतिक भी है और मानव द्वारा जनित भी है। आने वाली कक्षाओं में हम इनके मुख्य कारणों, प्राकृतिक और मानव द्वारा जनित, इस पे भी चर्चा करेंगे। WEF की शोध में 70% उत्तरदाताओं का मानना था कि जलवायु परिवर्तन को कम करने या सामना करने हेतु वर्तमान पहल अप्रभावी या अत्यधिक अप्रभावी रही है। बड़ी गंभीर बात है ना? आइए वैश्विक जोखिम को किसी घटना या स्थिति के घटित होने की संभावना के रूप में परिभाषित किया जाता है। यदि घटित होती है तो वैश्विक सकल घरेलू उत्पाद, जनसंख्या, प्राकृतिक संसाधनों के महत्वपूर्ण अनुपात पर नकारात्मक प्रभाव डालती है। वैश्विक जोखिम रिपोर्ट दावोस, स्विट्जरलैंड में फोरम की वार्षिक बैठक से पहले विश्व आर्थिक मंच द्वारा प्रकाशित एक वार्षिक अध्ययन है। हम दावोस पे जो सम्मेलन हुआ उसके भी महत्वपूर्ण बिंदु पे आने वाले दिनों में क्लास लेकर आएंगे। आप बिल्कुल चिंता मत करना। जितने आपकी एग्जाम की डिमांड होगी, एनवायरमेंट, ज्योग्राफी, डिजास्टर, साइंस, मिसलेनियस, इंडेक्स, सब इस चैनल पे कवर होगा। ठीक, सो ग्लोबल रिस्क नेटवर्क को के काम के आधार पर रिपोर्ट वर्ष दर वर्ष वैश्विक जोखिम परिदृश्य में होने वाली परिवर्तनों का वर्णन करती है। हमने एक एक पॉइंट को समझने का प्रयास किया। जो बात हमने वहां भाषा में देखी, तो कॉस्ट ऑफ लिविंग क्राइसिस, नेचुरल डिजास्टर, चरम मौसमी, क्लाइमेट चेंज को मिटिगेट करने की असफलता, एनवायरमेंटल डैमेज को मैनेज करने की असफलता, जलवायु परिवर्तन के अनुकूलन की असफलता, प्राकृतिक संसाधनों की क्राइसिस, ये हमारे लिए महत्वपूर्ण शॉर्ट टर्म आने वाले 2 वर्षों की क्राइसिस है। लॉन्ग टर्म में 10 वर्षों में क्लाइमेट चेंज को मिटिगेट करने की असफलता, अनुकूलन की असफलता, प्राकृतिक आपदाएं, चरम मौसमी संभावनाएं, जैव विविधता का ह्रास, पारतंत्र का कोलैप्स होना, ठीक, लंबे समय का लार्ज स्केल इनवॉल्यूंटरी माइग्रेशन, पलायन। क्यों? चरम मौसमी, जलवायु परिवर्तन के प्रभाव, प्राकृतिक संसाधनों की कमी होना, क्राइसिस होना, और इस तरह की बातों को हमने समझा। लार्ज स्केल पे, बड़े स्तर पर एनवायरमेंट का, पर्यावरण का नुकसान, क्षरण, डैमेज होना, ये सारे महत्वपूर्ण बिंदु हैं। तो हमने शॉर्ट टर्म 2 वर्षों के मेन पॉइंट को देखा, आने वाले 10 वर्षों के मेन पॉइंट को देखा, और इस तरह हम
इन सारे बातों को हमने समराइज किया। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, तो आपसे मेरा पूरा प्रयास रहेगा कि सुबह 8 बजे आपसे मुलाकात हो। तो इस तरह आप अपना खूब ध्यान रखेंगे। और अगर आप हमसे जुड़ना चाहते हैं तो आपके पास ये मेरा वेबसाइट है ajitlive.in, फोन नंबर है, आप टीम से कांटेक्ट कर सकते हो, व्हाट्सएप नंबर है, नीचे डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया है, उस टेलीग्राम में इस क्लास की पीपीटी पीडीएफ आपको मिल जाएगी। ट्विटर और फेसबुक पे भी मैं आपसे अवेलेबल हूँ। ये हमारा फेसबुक पेज है अजीत तिवारी @ecology1। अपना बहुत ध्यान रखेंगे। आपका बहुत धन्यवाद। मिलेंगे कल एक और इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ सुबह 8 बजे। गॉड ब्लेस यू। जय हिंद, जय भारत।